जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। साइंस का ब्रह्मास्त्र में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं दोस्तों कि हम एनसीईआरटी का सामान्य विज्ञान चला रहे हैं साइंस की ओर। महेश कुमार बर्नवाल का है दोस्तों, वन लाइनर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट किताब है ये, खासकर सभी एग्जाम के लिए, खासकर बिहार वाले के लिए तो कर बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो आप इसको जरूर से जरूर पढ़िएगा दोस्तों। लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है, 2026 का किताब है दोस्तों, तो आप जरूर इसको देखिएगा। क्वेश्चन का लेवल भी बहुत अच्छा है। ठीक है, तो आज आपको दिखाते हैं कौन कौन सा चैप्टर आज करते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो दोस्तों है रसायन विज्ञान की ओर चलते हैं, जिसमें कि आज 3 चैप्टर ले रहे हैं दोस्तों। ठीक है, कल हम लोग जो है आज हम लोग अम्ल, क्षार और लवण की ओर चलते हैं। अगला चैप्टर है गैसीय अवस्था और तीसरा चैप्टर है तत्वों की आवर्त सारणी। ये 3 चैप्टर हम आज भी ले रहे हैं दोस्तों। कल हम 4 चैप्टर लिए थे, आज हम 3 चैप्टर ले रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह से चलते रहेगा दोस्तों। तो आप इसको जरूर देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जिनका भी एग्जाम इंटर लेवल वाले हैं बीएसएससी के, चाहे बीएसएससी सीजीएल 4 वाले हैं, उनके लिए बहुत ही बढ़िया है। और वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो कम से कम एक लाइक तो बनता है, तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, और जो हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं दोस्तों, वो आप जरूर जुड़िए, क्योंकि हमारे टेलीग्राम चैनल पर बहुत सारे बीएसएससी सीजीएल 4 वाले सेट, चाहे इंटर लेवल वाले सेट बहुत ही फ्री में उपलब्ध है। तो आप वहां से जुड़ करके जो है फ्री में लाभ उठा सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग चलते हैं चैप्टर की ओर, जिसका नाम है अम्ल, क्षार और लवण। अम्ल, क्षार और लवण। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहिएगा और ध्यान से इसको जरूर देखिएगा दोस्तों, बढ़िया से देखिएगा, आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, क्या कहता है, कहता रासायनिक यौगिक को उनके गुणधर्मों के आधार पर 3 मुख्य वर्गों में विभाजित किया जाता है। ये 3 मुख्य वर्ग कौन से है? अम्ल है, क्षारक है और लवण है। ये 3 मुख्य वर्ग है। अम्ल के बारे में देखते हैं दोस्तों, अम्ल के बारे में क्या कहता है, देखिएगा। कहता अम्ल का सामान्य गुण, अम्ल का सामान्य गुण, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल रासायनिक अभिक्रिया के दौरान प्रोटॉन अथवा हाइड्रोजन आयन का त्याग करते हैं अथवा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। ठीक है, अम्ल नीला लिटमस को जो है लाल में रंग में परिवर्तित कर देता है। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है। अम्ल क्षारकों के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों, जब तक इसको मन से आप लोग नहीं देखिएगा, जब तक कोई फायदा नहीं होगा। पूरा मन से देखिए, क्योंकि एनसीईआरटी क्वेश्चन दोस्तों, और एग्जाम में एनसीईआरटी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है एनसीईआरटी, इसलिए आप इसको 1 से 2 बार रिवीजन जरूर किए दोस्तों, देखिए रिजल्ट आपको होगा ही। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम है, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस कार्बिक अम्ल है। ठीक है, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस कार्बिक अम्ल है। नींबू के खट्टे होने का क्या कारण है? तो नींबू के खट्टे होने का कारण साइट्रिक अम्ल की उपस्थिति है। ठीक है, साइट्रिक अम्ल की उपस्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, कठोर शारीरिक परिश्रम के पश्चात थकान महसूस होने के कारण क्या है? क्या है? तो मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल का संचय होना, मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल का संचय होना। आगे देखिएगा, फोटोग्राफी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। ऑक्जेलिक अम्ल C2H2O4, C2H2O4। अच्छा, यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण अम्ल दिया गया है और उसका स्रोत दिया गया और उसका उपयोग भी दिया गया दोस्तों, देखिएगा। थोड़ा हमको छोटा करना पड़ेगा दोस्तों, चलिए आपको दिख रहा हो किसी तरह से। ठीक है, अम्ल के बारे में दिया गया दोस्तों। ठीक है, जैसे में सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड का फार्मूला C6H8O7 है। ठीक है, इसका स्रोत क्या है दोस्तों? नींबू और संतरा है। सिट्रिक एसिड का सोर्स क्या है? नींबू और संतरा है। एसिटिक एसिड, इसका फार्मूला भी याद रखिएगा क्योंकि पूछता है दोस्तों, CH3COOH, एसिटिक अम्ल का फार्मूला हुआ। यह प्राप्त होता है सिरका से। ठीक है, सिरका से प्राप्त होता है। फॉर्मिक अम्ल, जिसका फार्मूला होता है HCOOH। ठीक है, HCOOH इसका फार्मूला होता है दोस्तों। ठीक है, और यह प्राप्त होता है मधुमक्खी और चींटी के डंक से प्राप्त होता है। लैक्टिक अम्ल, इसका फार्मूला C2H4OH इंटू COOH। ठीक है, यह प्राप्त होता है खट्टा दूध एवं दही से प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं।
एस्कॉर्बिक एसिड, इसका फार्मूला क्या है दोस्तों, C6H8O6, और यह जो है आंवला, पपीता और ब्रोकली से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टारटेरिक एसिड, टारटेरिक एसिड C4H6O6, यह प्राप्त होता है कच्चा आम, अंगूर, इमली, केला, अनानास से प्राप्त होता है। ठीक है। ऑक्जेलिक एसिड C2H2O4, ठीक है, पालक और टमाटर से प्राप्त होता है। नाइट्रिक अम्ल HNO3, जो कि प्राप्त होता है फिटकिरी एवं सोरा से। आगे देखते हैं बोरिक एसिड, यह प्राप्त होता है बोरेक्स और ओरासाइट से प्राप्त होते हैं। अब इसका थोड़ा सा उपयोग देख लेते हैं दोस्तों। जैसे में सिट्रिक एसिड का उपयोग धातुओं की सफाई में, खाद्य संरक्षण में, चमकदार नमक बनाने में इसका उपयोग होता है। ठीक है। एसिटिक एसिड का उपयोग खाद्य पदार्थों को परिरक्षण में होता है। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में एसिटिक एसिड का प्रयोग करते हैं। फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड का प्रयोग कहाँ है दोस्तों, बताइएगा। तो कार्बनिक संश्लेषण, रंगाई आदि में, रबर के निर्माण में, कार्बनिक संश्लेषण, रंगाई आदि में, या फिर जो रबर होता है उसका निर्माण में फॉर्मिक एसिड का प्रयोग करते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड का प्रयोग जो है खाद्य परिरक्षण में होता है, स्वाद कारक के रूप में होता है। ठीक है, यानी फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में होता है। एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड का उपयोग जो है विटामिन सी के रूप में होता है, विटामिन सी के रूप में। टारटेरिक एसिड, टारटेरिक एसिड, इसका प्रयोग जो है खाद्य पदार्थों के प्रतिऑक्सीकारक के रूप में या फिर बेकिंग पाउडर बनाने में होता है। इसका प्रयोग, टारटेरिक एसिड का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्जेलिक एसिड, इसका प्रयोग कपड़ों की रंगाई में, बेकिंग पाउडर में, ये है ना, या फिर फोटोग्राफी में जंग को हटाने में। ठीक है, कपड़ों की रंगाई में, बेकिंग पाउडर में, फोटोग्राफी में और जंग को हटाने में किसका प्रयोग करते हैं, ऑक्जेलिक एसिड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग जो है एक्वा रेजिया में करते हैं। ठीक है, विस्फोटक के निर्माण में करते हैं, रॉकेट के ईंधन के ऑक्सीकारक के रूप में करते हैं। बोरिक एसिड, बोरिक एसिड का प्रयोग जो है गेहूं के संरक्षण में करते हैं, फाइबर ग्लास के निर्माण में, कीटाणुनाशक व स्नेहक के रूप में करते हैं। ये सभी उपयोग जो है दोस्तों आप सभी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है। यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, देखिएगा। कहता है अमाशय रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है। अमाशय अम्ल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कशीश का तेल किसे कहते हैं, यानी वाइल ऑफ विट्रोल किसे कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल को कहते हैं कशीश का तेल। रबर के स्कंदन में किस अम्ल का प्रयोग करते हैं, तो रबर के स्कंदन में फॉर्मिक अम्ल का प्रयोग करते हैं, फॉर्मिक अम्ल का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। रसायन उद्योग में कौन सा अम्ल तेजाब के रूप में जाना जाता है, राइट आंसर होगा सल्फ्यूरिक अम्ल। रासायनिक उद्योग में तेजाब के रूप में सल्फ्यूरिक अम्ल जानते हैं, जिसे H2SO4 कहते हैं। दूध से दही बनाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, राइट आंसर होगा लैक्टिक अम्ल का। दूध से दही बनाने के लिए लैक्टिक अम्ल यानी C3O6 का प्रयोग करते हैं। अच्छा, आगे कुछ दिया गया दोस्तों पैराग्राफ में, प्रबल और दुर्बल अम्ल के बारे में बताया गया है, देखिएगा। प्रबल अम्ल किसे कहते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, ऐसा अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, ऐसा अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं उसे प्रबल अम्ल कहते हैं। ठीक है। दुर्बल अम्ल के बारे में देखते हैं, कहता है ऐसा अम्ल जो जलीय विलयन में आंशिक रूप से आयनित होते हैं उसे दुर्बल अम्ल के नाम से जानते हैं। आगे देखिएगा, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, राइट आंसर होगा बेंजोइक अम्ल का। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु बेंजोइक अम्ल यानी C6H5COOH का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वचालित वाहनों में प्रयोग होने वाले बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है, राइट आंसर होगा सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4। स्वचालित वाहनों में प्रयोग होने वाले बैटरी में H2SO4 का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चींटी के काटने पर जलन क्यों महसूस होती है, बताइएगा। राइट आंसर होगा चींटी द्वारा फॉर्मिक एसिड का स्राव होने के कारण, यानी चींटी में क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होता है, इसीलिए जब वो काटता है तो जलन का महसूस होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी गैस अग्निशामक में प्रयोग की जाती है? राइट आंसर होगा CO2। ठीक है, CO2 जो है अग्निशामक के रूप में प्रयोग होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, स्टेनलेस स्टील का अम्लोपचार। स्टेनलेस स्टील का अम्लोपचार किस अम्ल का उपयोग होता है? ठीक है, तो इसमें जो है स्टेनलेस स्टील के अम्लोपचार में नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरों में सिरका कैसे बनता है? तो घर में सिरका जो है स्टार्च के किण्वन करके बनाया जाता है। ठीक है, स्टार्च के किण्वन के द्वारा। किस अम्ल की उपस्थिति के कारण कोको कोला का स्वाद खट्टा होता है? राइट आंसर होगा फास्फोरिक अम्ल के कारण। ठीक है, फास्फोरिक अम्ल के कारण कोका कोला का स्वाद जो है खट्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अचार के परिरक्षण के लिए कौन सा अम्ल मिलाया जाता है? अचार के परिरक्षण के लिए एसिटिक एसिड यानी सिरका को मिलाते हैं। एसिटिक एसिड यानी सिरका को मिलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्णकारों द्वारा आभूषण निर्माण की प्रक्रिया में प्रयोग किया जाने वाला अम्लराज किन रसायन का मिश्रण है? तो अम्लराज जो है नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण है। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण है अम्लराज, जिसका अनुपात होता है 1:3 के रूप में। आगे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर जो है अम्लराज और एक्वा रेजिया के बारे में कुछ तथ्य दिया गया है, देखते हैं उसको। कहता है यह एक पीले नारंगी रंग का द्रव है जो नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl का अनुपात जो है 1:3 के रूप में मिश्रण होता है। इसमें सोना, चांदी, प्लेटिनम जैसी धातुओं को भी गलाने की क्षमता होती है, इसीलिए स्वर्णकार द्वारा आभूषण निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। अम्लराज को शाही जल भी कहा जाता है। अम्लराज को शाही जल भी कहते हैं। आगे देखिएगा दोस्तों, वायु में किसके अधिक सांद्रण के कारण अम्ल वर्षा होती है? तो वायु में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के जो है सांद्रण के कारण जो है अम्ल वर्षा होती है। ठीक है, यानी SO2 प्लस में NO2। आगे बढ़ते हैं, शुद्ध जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का मान कितना होता है? राइट आंसर होगा 10⁻⁷ ग्राम प्रति लीटर। 10⁻⁷ ग्राम प्रति लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिटल सैलिक सिलिक अम्ल C9H8O4 सामान्यतः किसके उपचार में लाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा दर्द निवारण के उपचार में। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं दोस्तों, कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, एसिटल सैलिसिलिक अम्ल को सामान्यतः एस्पिरिन के नाम से जाना जाता है। इसका प्रयोग पीड़ा, ज्वार, जलन आदि के उपचार में किया जाता है। आगे देखते हैं, गंध सूचक के रूप में जो है मुख्यतः प्याज व वनीला का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि गंध सूचक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? तो प्याज और वनीला का उपयोग करते हैं। आगे देखते हैं, रासायनिक यौगिक नियासिन अथवा निकोटीनिक अम्ल का घटक है। रासायनिक यौगिक नियासिन अथवा निकोटीनिक अम्ल का घटक कौन सा है? तो विटामिन B3, जिसे नियासिन या फिर निकोटीनिक अम्ल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 से 8% तक एसिटिक एसिड को क्या कहा जाता है? तो 5 से 8% एसिटिक एसिड को सिरका के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाश्म ईंधन जलने पर मुक्त कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर का ऑक्साइड क्या कहलाते हैं? राइट आंसर होगा अम्लीय ऑक्साइड कहते हैं, अम्लीय ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा तत्व सभी अम्लों में उपस्थित होता है? राइट आंसर हाइड्रोजन जो है सभी अम्लों में उपस्थित होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, क्षार के बारे में बताया गया है। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है क्षार के समान गुण दिया गया है। देखिएगा दोस्तों, क्षार के समान गुण कौन से होते हैं? कहता है क्षारक जो है स्वाद में कड़वा होता है। सही है दोस्तों। कहता है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्षारकों में प्रोटॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। क्षारक जल में घुलकर हाइड्रोक्सिल अम्ल मुक्त करते हैं। ठीक है, क्षारक लाल लिटमस को जो है नीला रंग में, मेथिल ऑरेंज को पीले रंग में तथा फिनाप्लेथिन को गुलाबी रंग में परिवर्तित कर देता है। आगे देखते हैं दोस्तों,
कहता है क्षारक धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं हाइड्रोजन का निर्माण करते हैं तथा अम्लों के साथ अभिक्रिया करके जल एवं लवण एवं जल का निर्माण करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़े तो नीचे एक पॉइंट दिया गया है, कहता है जिंक ऑक्साइड का उपयोग मरहम एवं चेहरे के क्रीम के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जिंक ऑक्साइड का उपयोग मरहम और चेहरे के क्रीम के रूप में इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। धातु के ऑक्साइडों को जल में घोलने पर क्या प्राप्त होता है? राइट आंसर होगा क्षारीय घोल प्राप्त होता है। धातु के ऑक्साइड को जल में घोलने पर क्षारीय घोल प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। परबल क्षारों का जलीय विलयन विद्युत के क्या होते हैं? चालक होते हैं। परबल क्षारों के जलीय विलयन जो है विद्युत के चालक होते हैं। यह क्षार के प्रकार दिया गया है दोस्तों, कहता है क्षार जो 3 तरह का होता है, एक जल में विलेय के आधार पर, सांद्रता के आधार पर और अम्लीयता के आधार पर। ये 3 तरह का जो है क्षार के बारे में बताया गया है। जल में विलेयता के आधार पर 2 प्रकार क्षार है, एक प्रबल क्षारक एक दुर्बल क्षारक है। सांद्रता के आधार पर 2 क्षारक है, एक सांद्र क्षारक एक तनु क्षारक है। अम्लता के आधार पर 3 क्षारक है, एकल अम्लीय क्षारक, द्वि अम्लीय क्षारक और तृतीय अम्लीय क्षारक। ठीक है, आगे देखते हैं। चीनी उद्योग में प्रतिअम्ल के रूप में प्रयोग करते हैं। चीनी उद्योग में प्रतिअम्ल के रूप में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। खाने का नमक यानी सोडियम क्लोराइड किससे निर्मित होता है? राइट आंसर होगा प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार से। खाने का अम्ल, ठीक है, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से जो है प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भूमि का क्षारीयता दूर करने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो भूमि का क्षारीयता को दूर करने के लिए कैल्शियम सल्फेट का उपयोग करते हैं। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक अज्ञात गैस जल में शीघ्रता से घुल जाती है। गैस युक्त जलीय घोल में लाल लिटमस को नीला होता है। ठीक है, गैस युक्त जलीय घोल में लाल लिटमस नीला हो जाता है। यह गैस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफेद धूम्र भी उत्पन्न करती है। यह अज्ञात गैस जो है कौन सा है? तो यह अज्ञात गैस अमोनिया है। एक बार फिर से पढ़ते हैं दोस्तों। कहता है एक अज्ञात गैस जल में शीघ्रता से घुल जाती है। गैस युक्त जलीय घोल में लाल लिटमस नीला हो जाता है। यह गैस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफेद धूम्र भी उत्पन्न करती है। यह अज्ञात गैस कौन सा है? तो यह अज्ञात गैस अमोनिया है। आगे देखिए दोस्तों, कुछ पॉइंट दिया गया है, देखते हैं। कहता है क्षार, ऐसे क्षारक जो जल में घुल जाते हैं, ऐसे क्षारक जो जल में घुल जाते हैं क्षार कहलाते हैं। सभी क्षारक क्षार नहीं होते, परंतु सभी क्षार जो है क्षारक होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। पीएच मान दिया गया है, चैप्टर का नाम है पीएच मान और सूचक। देखिएगा, लिटमस किससे प्राप्त किया जाता है? तो लिटमस जो है लाइकेन से प्राप्त करते हैं, लिटमस लाइकेन से प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। शुष्क लिटमस पेपर, शुष्क लिटमस पेपर पर शुष्क HCl का क्या क्रिया होती है? शुष्क लिटमस पेपर पर शुष्क HCl की क्या क्रिया होती है? तो नीला या फिर लाल लिटमस पेपर अपना रंग नहीं बदलता है। नीला या लाल लिटमस पेपर अपना रंग नहीं बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अम्लों या क्षारकों की पहचान के लिए मुख्यतः किन पदार्थों का प्रयोग किया जाता है? अम्लों व क्षारकों की पहचान के लिए मुख्यतः लिटमस पेपर, फिनाप्लेथिन और मेथिल ऑरेंज का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, कुछ पॉइंट दिया गया है। कहता अम्लों में सर्वाधिक प्रबल अम्ल सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, अम्लों में सर्वाधिक प्रबल अम्ल के रूप में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl होता है। ठीक है, 0.1 मोल प्रति लीटर सांद्रता वाले HCl का pH मान 1 होता है। 0.1 मोल प्रति लीटर सांद्रता वाले HCl का pH मान कितना होता है? तो 1 होता है। आगे देखते हैं दोस्तों। वह जलीय विलयन जो लाल लिटमस को नीला कर देता है क्या कहलाता है? राइट आंसर होगा क्षारीय विलयन कहते हैं। वह जलीय विलयन जो लाल लिटमस को नीला कर देता है क्षारीय विलयन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। कहता है घी की प्रकृति कैसी होती है? तो घी का प्रकृति अम्लीय
अम्लीय पीएच मान 6.5 होता है। घी का प्रकृति जो है अम्लीय होता है, जिसका पीएच मान 6.5 होता है। आगे बढ़ते हैं, अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो जो अम्लीय विलयन होता है उसका पीएच मान 7 से कम होता है। पीएच पैमाना मान क्या दर्शाता है? पीएच जो पैमाना है वह किसी घोल का अम्लीय या फिर क्षारीय होने का मूल्यांकन करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच मान जो है 7 होता है। ठीक है, 7 होता है। किसके द्वारा पीएच मान मापा जाता है? पीएच किसके द्वारा पीएच मान को मापा जाता है? राइट आंसर होगा सोरेनसन स्केल के द्वारा। ठीक है, सोरेनसन स्केल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब पीएच मान 7 से 14 की ओर बढ़ता है तो यह दर्शाता है, जब पीएच मान 7 से 14 की ओर बढ़ता है तो दर्शाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्सिल अम्ल। ठीक है, हाइड्रोक्सिल अम्ल की सांद्रता में वृद्धि, हाइड्रोक्सिल अम्ल की सांद्रता में वृद्धि। यहाँ पर आपको पीएच पैमाना दिया गया है दोस्तों, तो आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिए 7 है, पीएच पैमाना में 0 से लेकर के 14 तक होता है। अगर 7 से कम रहा, ठीक है, कोई विलयन का पीएच मान 7 से कम रहा तो वह अम्लीय को दर्शाता है। क्या दिखाएगा? अम्लीय प्रकृति को दर्शाएगा। अगर 7 से अधिक रहा, 7 से अधिक रहा तो वह क्षारीय प्रकृति का दिखाएगा। अगर 7 रहा दोस्तों तो यह जो है उदासीन प्रकृति का दिखाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ समान पदार्थ का पीएच मान दिया गया है, जैसे समुद्र जल का पीएच मान 8.4, मानव रक्त का 7.4, मानव लार का 6.5 से 7.5, दूध का 6.4, मूत्र का 6, ठीक है, मूत्र का 6, शराब का 2.8, सिरका 2.4, नींबू 2.2। तो ये सभी जो है पीएच मान याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, लवण के बारे में थोड़ा सा कुछ बताया गया है, देखिएगा। अम्ल एवं क्षारक के पारस्परिक अभिक्रिया, अम्ल एवं क्षारक की पारस्परिक अभिक्रिया से आयनिक यौगिक प्राप्त होता है। अम्ल और क्षारक के पारस्परिक अभिक्रिया, जिसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, से आयनिक यौगिक प्राप्त होते हैं, जो क्षारकों के धनायन तथा अम्लों के ऋणायन से मिलकर बनता है। तो क्या कहते हैं? उसे लवण कहते हैं। इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है NaCl। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिएगा, नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? तो नीला थोथा का रासायनिक नाम कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 CuSO4 नेक्स्ट क्वेश्चन, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए किस क्षारक का प्रयोग किया जाता है? तो टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का प्रयोग करते हैं, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को सामान्यतः प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से भी जाना जाता है। नीचे एक पॉइंट दिया गया दोस्तों, थोड़ा सा देख लेते हैं। कता कपड़ों से जंग दाग हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का विलयन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। मृदा में सर्वाधिक अम्ल मुक्त करने वाला तत्व कौन सा है? राइट आंसर होगा अमोनियम सल्फेट है। मृदा में सर्वाधिक अम्ल मुक्त करने वाला तत्व अमोनियम सल्फेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? तो जिप्सम का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट है। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेटेड है। ठीक है, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन अम्लीय क्यों होता है? कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन जो है अम्लीय क्यों होता है? क्योंकि जल अपघटन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल का अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर होगा सोडियम कार्बोनेट का। सोडियम कार्बोनेट तथा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन क्या कहलाता है? राइट आंसर होगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लवणों के प्रकार के बारे में बताया गया दोस्तों, जैसे में अम्लीय लवण। अम्लीय लवण के बारे में दिया गया है कि प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक की अभिक्रिया से उत्पन्न होता है। जो अम्लीय लवण है प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक की अभिक्रिया से उत्पन्न होता है। और हम लोग जो खाते हैं दोस्तों NaCl, वो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार होता है। ठीक है, अच्छा, अम्लीय लवण का जो पीएच मान जो होता है 7 से कम होता है। उदाहरण के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट।
आगे है दोस्तों क्षारीय लवण। ठीक है, क्षारीय लवण किसे कहते हैं? तो दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षारक की अभिक्रिया से उत्पन्न होता है। इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। उदाहरण के लिए मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम क्लोराइड हाइड्रोक्साइड जो है एक क्षारीय लवण का उदाहरण है। तीसरा दिया हुआ दोस्तों उदासीन लवण। उदासीन लवण क्या है? तो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की अभिक्रिया से उत्पन्न होता है, जिसका पीएच मान 7 होता है। उदाहरण दिया हुआ है पोटेशियम नाइट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तथा कौन सा अम्ल, कौन सा लवण सागर जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? कौन सा लवण? तो सोडियम क्लोराइड जो है सागर जल में जो है, सागर जल में सर्वाधिक मात्रा में होता है, जो कि 77.8% तक पाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अभिक्रिया में समुद्र जल से समान लवण प्राप्त किया जाता है? राइट आंसर वाष्पीकरण के द्वारा। वाष्पीकरण के द्वारा जो है समुद्र जल से समान लवण प्राप्त करते हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं। कृत्रिम वर्षा मेघ बीजन के लिए प्रयोग किया जाने वाला रासायनिक द्रव है। राइट आंसर होगा सिल्वर आयोडाइड एवं सोडियम क्लोराइड। आगे देखते हैं दोस्तों, कुछ पॉइंट दिया गया है। कहता है विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है और इसका रासायनिक सूत्र Ca*OCl*Cl है। ठीक है, यह जल में पूर्णतः विलय होता है, यह जल में पूर्णतः विलय होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जल शोधन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो जल शोधन के लिए फिटकीरी यानी K2SO4 Al2 का होल 3 × 24 H2O का प्रयोग करते हैं। ये फिटकीरी का सूत्र दिया गया है दोस्तों, रासायनिक फार्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रक्रिया में अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल का निर्माण करते हैं? राइट आंसर होगा उदासीनीकरण अभिक्रिया में। उदासीनीकरण अभिक्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल में एक अम्ल या फिर क्षार का विलय करने पर होने वाली अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर होगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जल में एक क्षार, एक अम्ल या फिर क्षार के विलय होने पर होने वाली अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिंक कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से कैसे अलग किया जा सकता है? राइट आंसर होगा विस्थापन अभिक्रिया द्वारा, क्योंकि जिंक कॉपर के तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक रूप में श्वेत स्पिरिट मिश्रण है। राइट आंसर होगा पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन का। रासायनिक रूप में श्वेत स्पिरिट मिश्रण है पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत स्पिरिट का प्रयोग पेंट, मोम, वार्निश, गोंद एवं प्रिंटिंग स्याही आदि में किया जाता है। आगे देखिएगा, कॉपर डिमॉन शब्द जो है किस धात्विक तत्व के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो कॉपर डिमॉन शब्द जो है निकेल के लिए प्रयुक्त होते हैं, निकेल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्लता नियंत्रित करने वाली औषधि में सामान्यतः कौन सा रसायन होता है? राइट आंसर एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। अम्लता नियंत्रित करने वाली औषधि में एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड रसायन होता है। आगे बढ़ते हैं। एमाइडो को एमाइनो में परिवर्तित करने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली अभिक्रिया है। राइट आंसर होगा हाफमैन अभिक्रिया। एमाइडो को एमाइनो में परिवर्तित करने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली अभिक्रिया हाफमैन अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चीनी उत्पादन की अभिक्रिया में शीरा किस पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है? राइट आंसर होगा एल्कोहल में। चीनी उत्पादन की प्रक्रिया में शीरा जो है एल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्विमिंग पूल को साफ करने के लिए सामान्यतः किस रासायनिक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर होगा कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या फिर ब्लीचिंग पाउडर का। ठीक है, स्विमिंग पूल को साफ करने के लिए कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या फिर ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोह मापी का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? तो मोह मापी का उपयोग जो है खनिज की कठोरता को मापने के लिए करते हैं, खनिज की कठोरता को मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेड बनाने में उपयोग किया जाने वाला खमीर किस प्रकार कार्य करता है? राइट आंसर होगा किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है, किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध को दही में बदलने के लिए किस जीवाणु का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर होगा लैक्टोबैसिलस जीवाणु, लैक्टोबैसिलस जीवाणु। खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने का मुख्य कारण क्या है? खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने का मुख्य कारण क्या है? कहता है वसा व तेलों का ऑक्सीकरण होना, वसा व तेलों का ऑक्सीकरण होना। आगे देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अग्निशामक के रूप में प्रयुक्त गैस कौन सी है? अग्निशामक के रूप में प्रयुक्त गैस CO2 है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाने वाले सोडा का प्रयोग खाद्य सामग्री के अतिरिक्त कहाँ और करते हैं? तो खाने वाले सोडा का प्रयोग जो है खाद्य सामग्री के अतिरिक्त आग बुझाने में करते हैं। ठीक है, आग बुझाने में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बफर बिलियन जिसका पीएच मान कितना हो, 4 हो, में कुछ अम्ल जिसका पीएच मान 3 मिलाया जाता है, तो बफर मिलियन का पीएच मान कितना होगा? तो बफर बिलियन का पीएच मान 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वर्षा जल का पीएच मान, पर उसे अम्ल वर्षा कहते हैं। वर्षा जल के पीएच कितना पीएच मान होने पर जो है अम्ल वर्षा कहते हैं? यदि वर्षा जल का पीएच मान 5.5 या फिर कम हो तब उसे जो है अम्ल वर्षा के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैरम बोर्ड में ड्राई लुब्रिकेंट के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो कैरम बोर्ड में ड्राई लुब्रिकेंट के रूप में बोरिक एसिड यानी H3BO3 का जो है प्रयोग करते हैं, बोरिक एसिड को। कैरम बोर्ड में ड्राई लुब्रिकेंट के रूप में बोरिक एसिड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नमक को चमकदार बनाने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो नमक को चमकदार बनाने में सिट्रिक अम्ल का प्रयोग करते हैं, सिट्रिक अम्ल का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ग्लोबल साल्ट, ठीक है, यानी ग्लोबल लवण का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ग्लोबल साल्ट का रासायनिक सूत्र Na2SO4 × 10H2O है। ठीक है, 10H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन, गलित सोडियम क्लोराइड में वैद्युत का चालन किसकी उपस्थिति के कारण होता है? राइट आंसर होगा मुक्त सोडियम तथा क्लोराइड आयन के कारण, मुक्त सोडियम तथा क्लोराइड आयन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्ल वातावरण से पानी को अवशोषित करते हैं, इस गुण को क्या कहा जाता है? तो इस गुण को प्रस्वेदन कहते हैं। ठीक है, प्रस्वेदन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भू प्रदूषण जिसमें उच्च लवण मात्रा के कारण खेती के लिए भूमि अनुपयुक्त हो जाती है, क्या कहते हैं? तो इसे जो है लवणम कहते हैं, लवणम कहते हैं। आगे देखिए दोस्तों, कुछ पॉइंट दिया गया है। कहता है सफेद कमीज में लगे हल्दी के दाग को जब साबुन से धोया जाता है तो वह लाल हो जाता है, क्योंकि साबुन के प्रकृति क्या होता है, क्षारीय होता है। साबुन का प्रकृति क्षारीय होता है, इसीलिए लाल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों। मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी से क्रिकेटरों में खिंचाव आने का क्या कारण है? पाइरोबिक अम्ल से लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन, पाइरोबिक अम्ल से लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोग्राफी में स्थायीकरण के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन कौन सा है? राइट आंसर होगा सोडियम थायोसल्फेट। ठीक है, सोडियम थायोसल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी की टंकी में कवक को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग करते हैं? राइट आंसर होगा कॉपर सल्फेट का। पानी की टंकी में कवक को नष्ट करने के लिए कॉपर सल्फेट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयोडीनीकृत नमक क्या है? आयोडीनीकृत नमक पोटेशियम आयोडाइड और साधारण नमक का मिश्रण है, पोटेशियम आयोडाइड और साधारण नमक का मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम क्लोराइड को सामान्यतः जाना जाता है, तो सोडियम क्लोराइड को सामान्यतः नमक के रूप में जानते हैं। ठीक है, नमक के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, दंत मंजन के निर्माण में किस रासायनिक यौगिक का निर्माण करते हैं? तो दंत मंजन के निर्माण में जो है पोटेशियम नाइट्रेट का निर्माण करते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्द्र अभिकर्ता के रूप में किस रासायनिक यौगिक का प्रयोग करते हैं? राइट आंसर होगा धोबन सोडा का। आर्द्र अभिकर्ता के रूप में धोबन सोडा का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेकरी उत्पादों में किस लवण का प्रयोग किया जाता है? तो बेकरी उत्पादों में सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaHCO3 का प्रयोग करते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, देखिएगा। कहता हरा कशिश का रासायनिक नाम क्या है? हरा कशिश का रासायनिक नाम फेरस सल्फेट यानी FeSO4 × 7H2O है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? तो जब जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। आगे देखिएगा दोस्तों, कुछ प्रमुख लवण है और इसका उपयोग के बारे में बताया गया है, देखिएगा। जैसे में सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का उपयोग भोजन निर्माण, अचार के परिरक्षण हेतु, अत्यधिक ठंडे प्रदेशों में जमी हुई बर्फ को पिघलाने में होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग साबुन, कागज, अपमार्जक के निर्माण में, पेट्रोलियम शोधन में, कपड़ा निर्माण उद्योग में सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, कहता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसका उपयोग चमड़ा उद्योग में होता है, अम्लीय मृदा में होता है, अम्लीय मृदा में जल एवं गंदे नालों के उपचार में होता है। आगे देखते हैं, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच में होता है, कागज, साबुन एवं ईंट निर्माण उद्योग में, आर्द्र अभिकर्ता के रूप में। आगे बढ़ते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका उपयोग अग्निशामक में होता है, भोजन निर्माण में होता है, खमीर बनाने में होता है। विरंजक चूर्ण, इसका उपयोग स्विमिंग पूल की सफाई करने में होता है, पेयजल के कीटाणु शोधन में और ब्लीचिंग एजेंट के रूप में होता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, कहता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसका प्रयोग टूटी हुई हड्डी को जोड़ने में होता है, गृह निर्माण में होता है, सतह को चिकना बनाने में और खिलौनों का निर्माण में होता है। आगे देखते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट, इसका उपयोग उर्वरक, कांच, गन पाउडर, सोरा, दंत मंजन के निर्माण में होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब जो है नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलते हैं दोस्तों, जिसका नाम है गैसीय अवस्था, ठीक है, गैसीय अवस्था। देखते हैं दोस्तों, गैसों के सामान्य गुण के बारे में बताया गया है। कहता है स्थिर ताप पर गैस प्रसारित करने पर गैस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो स्थिर ताप पर गैस प्रसारित करने पर गैस का दाब जो है घट जाता है, गैस का दाब घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तापमान को कितना कम कर देने पर सभी गैस आयतन जो है शून्य हो जाएगा? राइट आंसर होगा परम शून्यताप, जिसे -273 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, परम शून्यताप यानी -273 डिग्री सेल्सियस पर जो है सभी गैसों के आयतन क्या होगा दोस्तों? शून्य हो जाएगा। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, कुछ पैराग्राफ में दिया हुआ है, देखिएगा। गैसों के अनुगति सिद्धांत के अनुसार परम शून्य ताप वह तापमान है जिस पर अणुओं की गति लगभग बंद हो जाती है। याद रखिएगा दोस्तों, गैसों के अनुगति सिद्धांत के अनुसार जो है परम शून्य ताप वह ताप है जिस पर अणुओं की गति जो है लगभग बंद हो जाती है, लगभग शून्य हो जाती है। आगे देखते हैं, अस्थिर ताप पर किसी गैस का दाब 3 गुना कर देने पर उसका आयतन कितना गुना हो जाएगा? राइट आंसर होगा 1/3 यानी 1/3। अस्थिर ताप पर किसी गैस का दाब 3 गुना कर देने पर उसका आयतन 1/3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी गैस का वाष्प घनत्व 14 है, किसी गैस का वाष्प घनत्व 14 है तो उसका अनुभार कितना होगा? तो उसका अनुभार कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा, है ना। आगे देखते हैं, समान ताप और दाब, ठीक है, समान ताप और दाब यानी एनटीपी। 273 केल्विन ताप को समान ताप और 760 मिलीमीटर एचजी दाब को समान दाब कहा जाता है। दोनों याद रखिएगा, ठीक है, सामान्य ताप और दाब 273 केल्विन को सामान्य ताप और 760 मिलीमीटर एचजी दाब को सामान्य दाब कहा जाता है। आगे देखिए, कुछ पैराग्राफ में दिया हो दोस्तों, इसको पढ़ते हैं, ठीक है। गैसों का समान गुण है। गैसों के अणुओं के मध्य दुर्बल अंतराण्विक बल होने के कारण इसका आकार व आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। गैस जिस पात्र में रखी जाती है उस पात्र का आकार ग्रहण कर लेता है तथा पात्र की दीवार पर दाब आरोपित करती है। गैसों के अणुसूत्र समान होते हैं, इस कारण इसके अनुभार कम होते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, कहता है गैसों के अणुओं के मध्य अधिकतम अंतराण्विक
स्थान पाए जाने के कारण ये अत्यधिक संपीड़ित होती है, अर्थात इन्हें दबाया जा सकता है। इस कारण दाब बढ़ाने पर इसका आयतन घटता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि गैसों के मुक्त गति के कारण ये अधिकतम विसरण प्रदर्शित करती है। इस कारण ये परस्पर मिलकर समांगी मिश्रण बनाती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जब गैस द्रव में परिवर्तित होती है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो जब गैस द्रव में परिवर्तित होगा तो इस प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। ठीक है, संघनन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन समान परिस्थिति में वास्तविक गैसें आदर्श गैस समीकरण का लगभग पालन करती है? राइट आंसर होगा उच्च ताप और निम्न दाब पर। उच्च ताप और निम्न दाब पर। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। कहता है किसी गैस के दाब में वृद्धि तथा ताप में कमी से किसी भी गैस को द्रवित किया जा सकता है। ठीक है। क्रांतिक ताप वह अधिकतम तापमान होता है जिससे ऊपर किसी गैस का द्रवीकरण संभव नहीं होता है। देखिएगा दोस्तों, कहता है जब वायु से भरा एक टायर फटता है तब टायर से निकलने वाली हवा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो राइट आंसर होगा वायु ठंडी हो जाएगी। वायु ठंडी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वातावरण में उपस्थित गैसों का घनत्व यद्यपि अलग अलग है किंतु फिर भी इन गैसों की अलग अलग परत न बनने का क्या कारण है? राइट आंसर होगा गैसों का विसरण। गैसों का विसरण। कुछ पॉइंट दिया गया है दोस्तों, देखिएगा। कहता भारी गैसों का विसरण हल्की गैसों की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से होता है। वायुमंडल में उपस्थित CO2 तथा ऑक्सीजन विसरण के द्वारा ही जल में विलय होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता है उच्च दाब व कम ताप। उच्च दाब व कम ताप पर गैसें द्रवित हो जाती है। क्यों? क्योंकि ताप घटने पर गैसीय अणुओं की गतिज ऊर्जा घट जाती है, जबकि दाब बढ़ाने पर गैसीय अणु मतलब पास पास आ जाते हैं। ठीक है। ताप घटाते हैं तो गैस के जो अणु है उसका गतिज ऊर्जा घट जाती है, जबकि दाब बढ़ाते हैं तो गैस के अणु जो है पास पास हो जाते हैं, यानी निकट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है किसी गैस का ताप बढ़ने पर उसका दाब बढ़ने का क्या कारण है? राइट आंसर होगा गैस का ताप बढ़ने के कारण गैसों के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऊंचाई बढ़ने के साथ गुब्बारे का आकार बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब घटता है। ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब घटता है जिससे गुब्बारे का आयतन बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उच्च ताप पर वास्तविक गैसें लगभग आदर्श गैसें के समान व्यवहार करती है। क्यों? क्योंकि ताप बढ़ने के साथ गैसों का आयतन एवं अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है जिससे अंतराण्विक बल कम हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी प्रयोगशाला के विपरीत कोने में अमोनिया तथा सल्फर डाइऑक्साइड बनाई जा रही है। प्रयोगशाला के मध्य में खड़े छात्र को किस गैस का गंध पहले आएगी? राइट आंसर होगा अमोनिया की गंध पहले आएगी। ठीक है। क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड से हल्की होने के कारण इसकी विसरण दर अधिक हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। कुछ पॉइंट है, देखिएगा इसको। कहता गुब्बारे में गैस भरने पर गैस का आयतन व दाब दोनों बढ़ना। ठीक है, इसी के बारे में बताया गया है। कहता जब किसी गुब्बारे में गैस भरी जाती है तो गैस का आयतन व दाब दोनों बढ़ते हैं, किंतु यह बॉयल के नियम के विपरीत होता है। क्योंकि गैस की मात्रा बढ़ाने के साथ मोलों की संख्या बढ़ती है और बॉयल का नियम निश्चित ताप तथा निश्चित मात्रा के लिए सत्य है। क्योंकि गुब्बारे में गैस की मोल की संख्या बढ़ती है अतः उसका दाब व आयतन दोनों बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिएगा। किसी गैस का विसरण गति, किसी गैस का विसरण गति उसके घनत्व या अनुभार में क्या संबंध होते हैं? राइट आंसर होगा गैस के विसरण गति और उसके घनत्व या अनुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अस्थायी गैसें के बारे में बताया गया दोस्तों, स्टेबल गैस, इसी के बारे में कुछ पॉइंट दिया गया है। कहता है वे गैस जिसका द्रवीकरण संभव नहीं हो, वे गैस जिसका द्रवीकरण संभव नहीं हो अस्थायी गैस कहती है, मतलब कहलाती है। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये दोनों क्या है? अस्थायी गैस का उदाहरण है। गैस संबंधी कुछ नियम दिया गया दोस्तों। ठीक है, जैसे में बॉयल का नियम।
बॉयल का नियम कहता है किस स्थिति में लागू होता है। तो बॉयल का नियम जो है कांस्टेंट टेम्परेचर पर मतलब नियत ताप पर जो है लागू होता है। अच्छा, बॉयल का नियम नीचे बताया गया है दोस्तों कि है ना, कहता है रॉबर्ट बॉयल द्वारा 1662 ईस्वी में प्रतिपादित इस नियम के अनुसार नियत ताप पर गैस की निश्चित मात्रा, मोलों की संख्या का दाब और उसके आयतन आयतन भी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, एक बार और पढ़ते हैं दोस्तों। नियत ताप पर किसी गैस की मात्रा का दाब उसके आयतन भी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी P1 बराबर P2 के बराबर होता है। आगे देखिए दोस्तों, कहता है यदि स्थिर ताप पर गैस की दाब में दुगुना वृद्धि कर दी जाए तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो गैस के दाब में दुगुना वृद्धि कर देंगे तो उसके आयतन जो है आधा हो जाएगा, उसका आयतन क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, परम ताप किस नियम का परिणाम है। तो परम ताप जो है चार्ल्स के नियम का परिणाम है, चार्ल्स के नियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है रोटी और गर्म गैस के गुब्बारों का फूलना किस गैसीय नियम को व्यवहारिक रूप से दर्शाता है। राइट आंसर होगा चार्ल्स के नियम को दर्शाता है। नीचे चार्ल्स का नियम दिया गया दोस्तों, देखिएगा चार्ल्स का नियम। कहता है चार्ल्स द्वारा 1787 ईस्वी में प्रतिपादित इस नियम के अनुसार अस्थिर दाब पर किसी गैस के निश्चित मात्रा के आयतन उसके ताप के समानुपाती होता है, यानी उसके परम ताप के समानुपाती होता है। इसके अनुसार -273.15 डिग्री सेल्सियस पर -273.15 डिग्री सेल्सियस पर गैसों का आयतन शून्य हो जाना चाहिए, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता। ठीक है, -273.15 डिग्री सेल्सियस ताप पर जो है ताप तक जाने से पूर्व प्रत्येक गैस से द्रव अवस्था एवं तत्पश्चात ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। आगे देखिए दोस्तों, कहता है यदि किसी गैस के दाब एवं उसकी मात्रा में कोई परिवर्तन किए बिना उसके तापमान में वृद्धि की जाए तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उसके आयतन में वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, उसका आयतन में वृद्धि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्ल्स के नियम के अनुसार गैस के तापमान में 1 डिग्री की वृद्धि होने पर उसके आयतन में कितनी वृद्धि होगी। तो जब उसके तापमान में 1 डिग्री वृद्धि हो जाएगा तो उसके आयतन में 1/273 गुना जो है वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता किस ताप पैमाने को परम ताप पैमाने के रूप में प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर होगा केल्विन पैमाने। ठीक है, केल्विन पैमाने को परम ताप पैमाने के रूप में प्रयोग किया जाता है। आगे देखिएगा दोस्तों, कुछ परम ताप पैमाना दिया हुआ है, इसको हालांकि आप फार्मूला से निकाल सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी याद रखिएगा। दिया हुआ है -273.15 डिग्री सेल्सियस बराबर 0 केल्विन, इसे परम शून्य ताप कहते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर दिया है 273.15 केल्विन। ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है 298.15 केल्विन, यानी कमरे के ताप के बराबर। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 273.15 केल्विन। आगे देखिएगा, कहता है गैलुसाक का नियम दिया गया दोस्तों। देखिए गैलुसाक का नियम क्या कहता है। फ्रांसीसी वैज्ञानिक जोसेफ लुइस गैलुसाक द्वारा 1802 में प्रतिपादित इस नियम के अनुसार नियत आयतन पर गैस की एक निश्चित मात्रा का दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है। ठीक है, नीचे डाल्टन के नियम दिया गया दोस्तों। देखिएगा डाल्टन के नियम क्या है। ठीक है, कहता है इस नियम के अनुसार गैसों के मिश्रण का कुल दाब मिश्रण में उपस्थित सभी गैसों के आंशिक दाब का योग के बराबर होता है। ठीक है, नीचे फार्मूला दिया गया दोस्तों। ठीक है, पी टोटल बराबर दिया गया है P1 + P2 + P3 + P4 + ... Pn तक दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गैसों का विसरण का नियम किसने प्रतिपादित किया। तो गैसों के विसरण का नियम जो है थॉमस ग्राहम के द्वारा प्रतिपादित किया गया। ठीक है, इसका संबंध स्कॉटलैंड से है, जिन्होंने 1848 में इन्होंने प्रतिपादित किया है। आगे देखिएगा, गैसों के ग्राहम नियम दिया गया दोस्तों। देखिएगा, कहता है इसके अनुसार समान ताप एवं दाब पर गैसों के विसरण की दरें उन गैसों के मोलर द्रव्यमान के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यह सामान्य कम दाब पर अपेक्षित परिणाम देता है। ठीक है, आगे देखिएगा दोस्तों, कहता है समान ताप व दाब पर गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। यह नियम किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था।
तो यह नियम जो है एवोगाड्रो के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। नीचे एक पॉइंट दिया गया दोस्तों, देखते हैं। ठीक है, कहता है पोटेशियम साइनाइड का उपयोग सोने व चांदी के विद्युत लेपन में करते हैं। ध्यान रखिएगा, सोने और चांदी के विद्युत लेपन में पोटेशियम साइनाइड का प्रयोग करते हैं। आगे देखिए दोस्तों, एवोगाड्रो का नियम दिया गया, इसमें खाली जो है नियम बहुत सा दिया गया दोस्तों। ठीक है, सभी नियम को आप बढ़िया से देखिएगा तब याद होगा। अगर आप सोचिएगा दोस्तों कि एक बार में इसको याद हो जाए, थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, तो कम से कम 2-3 बार इसको देखिएगा, खुद से पढ़िएगा तब याद होगा। एवोगाड्रो का नियम देखिएगा दोस्तों, कहता इटली के वैज्ञानिक अमीडो एवोगाड्रो द्वारा 1811 में प्रतिपादित इस नियम के अनुसार समान ताप एवं दाब पर सभी गैसों के एक समान आयतन में उपस्थित अणुओं की संख्या समान होती है। अर्थात ताप एवं दाब अपरिवर्तित स्थितियों में भी गैस का आयतन उन गैस के अणुओं की संख्या के समानुपाती होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एवोगाड्रो स्थिरांक के बारे में। एवोगाड्रो स्थिरांक का मान कितना होता है? एवोगाड्रो स्थिरांक का मान जो है 6.022 गुने 10 पर पावर 23 मोल होता है। ठीक है, एवोगाड्रो स्थिरांक के मान 6.022 गुने 10 पर पावर 23 मोल के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिक दाब पर PV/RT का मान आदर्श गैस से अधिक क्यों होता है? बताइएगा। राइट आंसर होगा गैसीय अणुओं के वास्तविक आयतन के कारण। गैसीय अणुओं के वास्तविक आयतन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदर्श गैस के बारे में कुछ बताया गया दोस्तों, देखिएगा। कहता बॉयल, चार्ल्स, एवोगाड्रो द्वारा प्रतिपादित गैसीय नियमों का संयुक्त रूप क्या कहलाता है? तो इन सभी जो है गैसीय नियमों का संयुक्त रूप आदर्श गैस नियम कहलाता है। ठीक है, आदर्श गैस के बारे में नीचे कुछ पॉइंट दिया गया दोस्तों, देखिएगा। ठीक है, कहता है ऐसी गैस जिसके अणुओं के मध्य आकर्षण बल शून्य होता है तथा वे अणु नगण्य स्थान घेरती है, आदर्श गैस कहलाती है। वास्तव में आदर्श गैस एक काल्पनिक अवधारणा है। ठीक है, आगे देखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आदर्श गैस की ऊर्जा उनकी किन स्थिति पर आधारित होती है? तो आदर्श गैस की ऊर्जा जो है उसके ताप और दाब पर आधारित होती है, ताप और दाब पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैसें आदर्श व्यवहार से विचलन क्यों प्रदर्शित करती है? राइट आंसर होगा उसके अणुओं के मध्य आकर्षण बल लगने के कारण। उसके अणुओं के मध्य आकर्षण बल लगने के कारण। आगे बढ़ते हैं। कहता आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो आदर्श गैस की ऊर्जा जो है मोलों की संख्या पर निर्भर करती है, मोलों की संख्या पर। आदर्श गैस नियम के अनुसार गैस का जो है ग्राम अणुक आयतन कितना होता है? राइट आंसर होगा 22.4 लीटर प्रति मोल। 22.4 लीटर प्रति मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गैसीय समीकरण PV बराबर nRT में R क्या प्रदर्शित करता है? तो PV बराबर nRT में R जो है गैसीय नियतांक को प्रदर्शित करता है, गैसीय नियतांक को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। समान ताप पर आदर्श गैस के अणु का वर्ग मध्य मूल वेग होगा। समान ताप पर आदर्श गैस के अणु का वर्ग माध्य मूल वेग होगा। क्या होगा? तो अनुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होगा। अनुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता पात्र के दीवारों पर गैसें दबाव क्यों डालती है? राइट आंसर होगा क्योंकि गैस अणु उच्च चाल में निरंतरता गति में होती है। गैस के अणु जो है उच्च चाल में निरंतर गति में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुब्बारों को उड़ाने के लिए उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? तो गुब्बारों के उड़ाने के लिए हीलियम अथवा हाइड्रोजन गैस भरी जाती है, हीलियम अथवा हाइड्रोजन गैस, क्योंकि यह वायु से हल्की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर आधारित होती है? तो आदर्श गैस की ऊर्जा जो है तापमान पर आधारित होती है। ठीक है, तापमान पर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिएगा। कहता एक आदर्श गैस की तुलना में अति उच्च दाब पर एक वास्तविक गैस घेरती है। एक आदर्श गैस की तुलना में अति उच्च दाब पर एक वास्तविक गैस घेरती है। ठीक है, कम आयतन घेरता है। ठीक है, वास्तविक गैस जो है कम आयतन घेरता है। देखिए कुछ नीचे पॉइंट दिया गया दोस्तों, पॉइंट को पढ़ते हैं। कहता एक आदर्श गैस की तुलना में अति उच्च दाब पर एक वास्तविक गैस कम आयतन घेरती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा। कहता गैस का आयतन उसके बर्तन के आयतन, गैस का आयतन उस बर्तन का आयतन ले लिया जाता है जिसमें उसे रखा जाता है, वे गैस के वास्तविक आयतन से बहुत अधिक होता है। ठीक है,
आगे देखिएगा दोस्तों, कहता यही कारण है कि उच्च दाब पर आदर्श गैस की तुलना में वास्तविक गैस कम आयतन घेरती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक वास्तविक गैस किसमें एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? राइट आंसर होगा निम्न दाब और उच्च दाब। ठीक है, निम्न दाब और उच्च दाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आदर्श गैस का नियम, आदर्श गैस का नियम दिया गया है। कहता है यह नियम गैसों के आयतन तथा उसके ताप, दाब और मात्रा के मध्य संबंध प्रदर्शित करता है। यह नियम जो है गैसों के आयतन, उसके ताप, दाब और मात्रा के मध्य संबंध को प्रदर्शित करता है। ठीक है, दिया हुआ V बराबर जो है nRT/P। ठीक है, V बराबर nRT/P। आगे देखिएगा दोस्तों, कहता है आदर्श गैस और वास्तविक गैस में अंतर दिया गया है। ठीक है, आदर्श गैस और वास्तविक गैस में अंतर दिया गया है। आदर्श गैस के बारे में कह रहा है दोस्तों कि आदर्श गैसें सभी ताप व दाब की दशाओं में गैसीय नियमों को पालन करती है। लेकिन वास्तविक गैस के बारे में देखते हैं दोस्तों, तो कहता है वास्तविक गैस निश्चित दाब व ताप की दशाओं में गैसीय नियम का पालन करती है। ठीक है, आदर्श गैस देखते हैं दोस्तों, कहता ब्रह्मांड में कोई भी गैस आदर्श गैस नहीं होती है। ब्रह्मांड में कोई भी गैस जो है आदर्श गैस नहीं होती है। लेकिन वास्तविक गैस के बारे में देखते हैं तो कहता है सभी ज्ञात गैसें वास्तविक गैसें होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों। ठीक है, आदर्श गैस कभी भी द्रवित नहीं हो सकती है क्योंकि इनके अणु के बीच अंतरानुक आकर्षण बल नहीं होते हैं। ठीक है, वास्तविक गैस से द्रवित हो जाती है क्योंकि इसके अणु में अंतरानुक आकर्षण बल होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गैसों के विसरण के बारे में देखना है। कहता है विसरण का शाब्दिक अर्थ है फैल जाना। विसरण का शाब्दिक अर्थ क्या है? फैल जाना। गैसीय परमाणु अथवा अणुओं का उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर प्रवाह अथवा विस्थापन गैसों का विसरण कहलाता है। ठीक है, विसरण की प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कि दोनों क्षेत्रों की सांद्रता एक समान ना हो जाए। नीचे देखिए दोस्तों, कुछ पॉइंट दिया गया है, इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कहता ऑक्सीजन की खोज स्वीडिश वैज्ञानिक सीले ने की थी, परंतु इसका नामकरण एल लेबोजियर ने किया था। ठीक है, नामकरण किसने किया था? लेबोजियर ने। आगे देखते हैं। अब चैप्टर हो गया चेंज दोस्तों। ठीक है, तत्वों का वर्गीकरण में आते हैं। ठीक है, तत्वों का वर्गीकरण की ओर चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर देखिएगा, कहता है अब तक कितने तत्वों का खोज की जा चुकी है? तो अब तक जो है 118 तत्वों की खोज की जा चुका है। ठीक है, 118 तत्वों के। सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने तत्वों को धातु एवं अधातु के रूप में वर्गीकृत किया था? तो धातु एवं अधातु के रूप में वर्गीकरण जॉन जैकब बर्जीलियस के द्वारा किया गया था। ठीक है, जो कि स्वीडिश वैज्ञानिक है। 1779 से लेकर के 1848 तक जो है इनका जीवन काल रहा था, है ना। आगे देखते हैं दोस्तों। उत्कृष्ट गैसों को आवर्त सारणी के किस वर्ग में रखा गया है? तो उत्कृष्ट गैसों के आवर्त सारणी के जो है वर्ग 18 में रखा गया है। ठीक है, वर्ग 18 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों। कहता आवर्त सारणी के किस वर्ग में सर्वाधिक गैसीय तत्व है? राइट आंसर होगा शून्य वर्ग में। ठीक है, शून्य वर्ग में सर्वाधिक गैसीय तत्व है। ठीक है, शून्य वर्ग में सभी गैस होता है, अक्रिय गैस एवं एक परमाणविक गैस, ये सभी जो है सम्मिलित होते हैं शून्य वर्ग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्वों का कौन सा समूह रेडियो सक्रिय समूह कहलाता है? राइट आंसर होगा एक्टिनाइड समूह। एक्टिनाइड समूह में सर्वाधिक रेडियो सक्रिय समूह है, मतलब उसी में रेडियो सक्रिय तत्व है। ठीक है, यहाँ पर आवर्त और वर्ग के बारे में कुछ बताया गया दोस्तों। कहता आधुनिक आवर्त सारणी में जो है 7 क्षैतिज पंक्तियों एवं 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभों में विभाजित किया गया है। 7 वो क्षैतिज पंक्ति है और 18 को जो है ऊर्ध्वाधर स्तंभ है। जो क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त कहते हैं जबकि ऊर्ध्वाधर स्तंभ को वर्ग कहते हैं। ठीक है, यानी आवर्त कितना हो दोस्तों? तो आवर्त हो जाएगा 7। आवर्त कितना हो जाएगा? 7, जबकि वर्ग जो है 18 हो जाएगा। ठीक है, वर्ग 18। आगे देखिएगा, अधिकतम कृत्रिम तत्व किस समूह में रखे गए हैं? तो अधिकतम कृत्रिम तत्व जो है एक्टिनाइड समूह में रखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा तत्व आंतरिक संक्रमण तत्व कहलाते हैं? राइट आंसर होगा लैथेनाइड व एक्टिनाइड श्रेणी का तत्व। लैथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व जो है आंतरिक संक्रमण तत्व कहलाते हैं। आगे देखिएगा दोस्तों, कहता है परमाणु क्रमांक 57 से 71
परमाणु क्रमांक 57 से 71 तक जो है लैथेनाइट तत्व या दुर्लभ मृदा तत्व एवं जो है परमाणु क्रमांक 89 से 103 तक जो है एक्टिनाइड है ना या फिर ट्रांस यूरेनियम तत्व कहते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको याद रखिएगा, ठीक है। जो 57 से 71 जो तत्व होता है उसे एक्टिनाइड समूह में रखा गया है और 89 से 103 तक जो है एक्टिनाइड समूह में रखा गया है। एक्टिनाइड समूह को ही जो है ट्रांस यूरेनियम तत्व के नाम से भी जाने जाते हैं। आगे क्वेश्चन देखिएगा, कहता है किस ब्लॉक में धातु, अधातु एवं उपधातु सभी प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। राइट आंसर होगा पी ब्लॉक में। पी ब्लॉक में धातु, अधातु और उपधातु सभी प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। किस ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं। राइट आंसर होगा डी ब्लॉक के तत्व को। डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंतरिक संक्रमण तत्व की कुल संख्या कितनी है। राइट आंसर होगा 28। आंतरिक संक्रमण तत्व की कुल संख्या 28 होती है। देखिए दोस्तों कुछ पॉइंट दिया गया है, कहता ये तत्व आवर्त सारणी के दीर्घ आवर्त में प्रबल धन विद्युतीय तत्वों यानी एस ब्लॉक का तत्व एवं दुर्बल धन विद्युतीय तत्व अर्थात पी ब्लॉक के तत्व के मध्य स्थित है। एस ब्लॉक के तत्व आंतरिक संक्रमण तत्व कहलाते हैं और ये जो है और ये तत्व दीर्घ आवर्त 6 और 7 के संक्रमण तत्वों के मध्य आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कहता है किस तत्व के परमाणु त्रिज्या सबसे कम होती है। राइट आंसर होगा हीलियम की। ठीक है, हीलियम का जो परमाणु त्रिज्या होता है 31 पिकोमीटर के बराबर होते हैं। आगे देखिएगा दोस्तों, अब यहाँ पर तत्वों से संबंधित जो है प्रमुख तथ्य दिया गया है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, कम से कम इसको जो है याद रखिएगा दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुल ज्ञात तत्व की संख्या कितना है 118 है। प्राकृतिक में प्राप्त तत्व की संख्या 94 है, जबकि कृत्रिम विधि से निर्मित तत्व की संख्या 24 है। दोनों को जोड़िएगा तो 118 आ जाएगा। ठीक है, इसमें जो है धातु तत्व की संख्या 91 है दोस्तों, जबकि अधातु तत्व की संख्या जो है 20 है। उपधातु तत्व की संख्या जो है 7 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भूप्रपट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। ठीक है, भूप्रपट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व एल्युमिनियम है। सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन है। सबसे भारी तत्व ओस्मियम है। सबसे हल्का धातु तत्व लिथियम है। द्रव धातु तत्व पारा। आगे देखिएगा, द्रव अधातु तत्व ब्रोमीन। विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक धातु तत्व चांदी। ठीक है, विद्युत का सुचालक अधातु तत्व ग्रेफाइट। ठीक है, विद्युत का सुचालक अधातु तत्व में ग्रेफाइट। सबसे अधिक आघात वर्धनीय तत्व सोना। सबसे अधिक आघात वर्धनीय तत्व में सोना। सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व फ्लोरीन। सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व फ्लोरीन। सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व सीजियम हो जाएगा। ठीक है, सीजियम। सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व हीलियम। सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व हीलियम। न्यूनतम आयनन विभव वाला तत्व सीजियम। न्यूनतम आयनन विभव वाला तत्व सीजियम। सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला तत्व क्लोरीन। सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला तत्व क्लोरीन। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन। ठीक है, सबसे प्रबल ऑक्सीकारक तत्व फ्लोरीन। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक तत्व फ्लोरीन। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन। ठीक है, मिट्टी के तेल में रखा जाने वाला तत्व सोडियम। मिट्टी के तेल में रखने वाला तत्व कौन सा है, सोडियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कहता है कौन सा अधातु तत्व आवर्त सारणी के एस ब्लॉक में पाया जाता है, बताइएगा। राइट आंसर होगा हाइड्रोजन। कौन सा धातु तत्व आवर्त सारणी के एस ब्लॉक में पाया जाता है, तो हाइड्रोजन। आवर्त सारणी के न्यूनतम प्रतिक्रियाशील तत्व कौन सा है, राइट आंसर होगा उत्कृष्ट तत्व। आवर्त सारणी के न्यूनतम प्रतिक्रियाशील तत्व उत्कृष्ट गैस है। हाइड्रोजन तत्व की ऑक्सीकरण क्षमता का बढ़ता क्रम क्या है। ठीक है, हाइड्रोजन तत्व के ऑक्सीकरण क्षमता का बढ़ता क्रम क्या है, राइट आंसर होगा आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन। ठीक है, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन। नीचे एक पॉइंट दिया गया दोस्तों, देखिएगा। किसी उदासीन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को आयनन विभव कहते हैं। किसी उदासीन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को आयनन विभव कहते हैं। अब आगे देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा।
किस ब्लॉक के तत्व रंगीन यौगिक बनाने की क्षमता रखते हैं? राइट आंसर होगा डी ब्लॉक के तत्व, जिसे संक्रमण तत्व कहते हैं। किस ब्लॉक के तत्व रंगीन यौगिक बनाने की क्षमता रखते हैं? डी ब्लॉक के तत्व, जिसे संक्रमण तत्व कहते हैं। सबसे कम व सबसे अधिक गलनांक वाली धातु कौन सी है? राइट आंसर होगा पारा व टंगस्टन। ठीक है, पारा व फिर टंगस्टन। आधुनिक अवर सारणी के प्रथम 10 तत्वों, आधुनिक अवर सारणी के प्रथम 10 तत्वों हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन में कौन सा तत्व धातुए हैं? बताइएगा। राइट आंसर होगा लिथियम एवं बेरियम, लिथियम एवं बेरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा, आधुनिक आवर्त सारणी में किस आवर्त के तत्वों को प्रतिरूपी तत्व कहते हैं? आधुनिक आवर्त सारणी में किस आवर्त के तत्वों को प्रतिरूपी तत्व कहते हैं? राइट आंसर होगा तृतीय आवर्त को, तृतीय आवर्त को। आवर्त सारणी में किन तत्वों को लघु आवर्त की संज्ञा दी गई है? राइट आंसर होगा पहले, दूसरे, तीसरे और पहले, दूसरे और तीसरे आवर्त को। ठीक है, पहले, दूसरे और तीसरे आवर्त को लघु आवर्त की संज्ञा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी वर्ग विशेष के सभी तत्वों को संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। ठीक है, किसी वर्ग विशेष के सभी तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? समान होती है। देखिए दोस्तों, कुछ पॉइंट दिया गया है। आवर्त सारणी में यूरेनियम यानी जेड जो दिया हुआ जेड बराबर 32, ठीक है, के पश्चात आने वाले सभी तत्व मानव द्वारा निर्मित है। ये ट्रांस यूरेनियम तत्व अथवा ट्रांस यूरेनिक तत्व कहलाते हैं। इन तत्वों की खोज सीबर्ग एवं मैकमिलन का विशेष योगदान रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। सेतु तत्व किसे कहते हैं? तो सेतु तत्व तृतीय आवर्त के प्रथम से जो है 7वें समूह के तत्व को कहते हैं। तृतीय आवर्त के प्रथम से 7वें समूह के तत्व को सेतु तत्व कहते हैं। उत्कृष्ट या फिर अक्रिय गैस किन तत्वों को कहते हैं? राइट आंसर होगा शून्य वर्ग के तत्व को। उत्कृष्ट या अक्रिय गैस किन तत्वों को कहते हैं? तो शून्य वर्ग के तत्व को। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में प्रथम धातु तत्व कौन सा है? राइट आंसर होगा लिथियम। आधुनिक आवर्त सारणी में प्रथम धातु तत्व लिथियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला हाइड्रोजन कौन सा है? बताओ, उच्च इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला हाइड्रोजन तत्व कौन सा है? तो क्लोरीन है। ठीक है, क्लोरीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह के तत्व का वाहितम कोश पूर्ण होता है? राइट आंसर होगा 18वें समूह के। आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह के तत्वों के वाहितम कोश पूर्ण होता है? तो 18वें समूह के। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्रिय गैस को किस ब्लॉक में रखा जाता है? तो अक्रिय ये जो अक्रिय गैस है दोस्तों, इसको पी ब्लॉक में रखते हैं। ठीक है, पी ब्लॉक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी में किस ब्लॉक के तत्व को सामूहिक रूप से निरूपक तत्व कहते हैं? राइट आंसर होगा एस और पी ब्लॉक के तत्व को, एस और पी ब्लॉक के तत्व को निरूपक तत्व कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। न्यूलैंड के अष्टक नियम का पालन करने वाला अंतिम तत्व कौन सा है? राइट आंसर होगा कैल्शियम। न्यूलैंड के अष्टक नियम के पालन करने वाला अंतिम तत्व कैल्शियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूलैंड के अष्टक नियम, न्यूलैंड के अष्टक नियम के बारे में बताया गया दोस्तों। देखिएगा, 1865 में ब्रिटिश रसायन शास्त्री जॉन ए न्यूलैंड द्वारा प्रस्तुत संकल्पना के अनुसार यदि सभी तत्वों को उसके परमाणु द्रव्यमानों के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो प्रत्येक 8वां तत्व जो है पहले स्थान के तत्व के गुण धर्म से समान होता है। ठीक है, ये न्यूलैंड के अष्टक नियम है। कब दिया था? 1865 में। आगे देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रॉन बंधुता के बारे में बताया गया है। कहता है किसी उदासीन परमाणु को ऋणात्मक आयन में परिवर्तित करने के लिए उसमें एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर जो ऊर्जा मुक्त होती है उसे उस तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता अथवा इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहा जाता है। सामान्यतः अधात्विक तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता धात्विक तत्व से अधिक होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आयनन विभव की ओर। देखिएगा, कहता है किसी उदासीन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को आयनन विभव अथवा आयनन ऊर्जा कहा जाता है। ठीक है, क्षारीय तत्वों का आयनन विभव सबसे कम और आदर्श गैस के आयनन विभव सर्वाधिक होता है। सीजियम एक क्षारीय धातु है जिसका आयनन विभव जो है 375.7 किलो जूल प्रति मोल होता है, जो कि न्यूनतम होता है। ठीक है, कहता है इसके बाद कह रहा है तथा ये जो हीलियम है एक आदर्श गैस है।
हीलियम जो है एक आदर्श गैस है जिसका आयतन विभव 2372.1 किलो जूल प्रति मोल होता है, जो कि सर्वाधिक होता है। ठीक है, आगे दिया गया दोस्तों विद्युत ऋणात्मकता के बारे में बताया गया है। ठीक है, क्या कहता है, कहता साझा किए गए इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। ठीक है, आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता में वृद्धि होती है तथा वर्गों में ऊपर से नीचे की ओर विद्युत ऋणात्मकता में कमी आती है। उदाहरण दिया गया दोस्तों, कहता है फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता जो है सर्वाधिक होता है, फ्लोरीन का विद्युत ऋणात्मकता सर्वाधिक होता है, जबकि फ्रांसियम Fr की विद्युत ऋणात्मकता जो है सबसे कम होती है। ठीक है, फ्रांसियम का सबसे कम और फ्लोरीन का सबसे अधिक होती है। आगे देखिए दोस्तों, वर्ष सारणी संबंधी कुछ नियम दिया गया है, जैसे में डोबेराइनर का त्रिक नियम। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। जर्मन वैज्ञानिक डोबेराइनर ने 1817 में द्रव्यमान के आधार पर ऐसे तीन तीन तत्वों के समूह निर्धारित किए जो एक समान गुण प्रदर्शित करते थे। ठीक है, ऐसे समूह के तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर मध्य में स्थित तत्व का परमाणु द्रव्यमान पहले और तीसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान का लगभग औसत होता है। ठीक है, कुछ उदाहरण दिया गया दोस्तों, जैसे में लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं दोस्तों कि लिथियम और पोटेशियम का जो परमाणु द्रव्यमान जोड़िए कितना होगा दोस्तों, तो 39 कितना हो जाएगा, 39 प्लस 7 कितना 46 हो जाएगा, और इसका बाई 2 कर दिए। ठीक है, एवरेज निकल गया, तो एवरेज क्या निकलेगा, तो एवरेज निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, जो कि 23 देखिए सोडियम का दिया हुआ। ठीक है, उसी तरह यहाँ भी कीजिएगा। ठीक है, ये दोनों के जोड़ के 2 से डिवाइड कीजिएगा, ब्रोमीन का निकल जाएगा। समझ गए बात को। आगे देखिएगा दोस्तों क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है डोबेराइनर का त्रिक नियम का तीसरा सदस्य कौन सा है जिसमें लिथियम एवं सोडियम भी सम्मिलित है। तो किसमें है दोस्तों, तो तीसरा जो समूह है पोटेशियम है, पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस प्रकार व्यवस्थित किया गया है। राइट आंसर होगा बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के अनुसार, बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीर्घाकार आवर्त सारणी तत्वों के किस लक्षण पर आधारित है। दीर्घाकार आवर्त सारणी तत्वों के किस लक्षण पर आधारित है, तो राइट आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी के ऊर्ध्वाधर स्तंभों को क्या कहते हैं। राइट आंसर होगा वर्ग या फिर समूह कहते हैं। आवर्त सारणी के ऊर्ध्वाधर स्तंभ को वर्ग या फिर समूह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्युमिनियम का विकर्ण किसके संबंध में है। एल्युमिनियम का विकर्ण जो है बेरिलियम के संबंध में। ठीक है, बेरिलियम के संबंध में। आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का कोई निश्चित स्थान न होने का क्या कारण है। इसका कारण है कि हाइड्रोजन का क्षार धातुओं व हाइड्रोजन दोनों गुण प्रदर्शित करता है। हाइड्रोजन का क्षार धातु और मतलब हाइड्रोजन गुण जो है दोनों प्रदर्शित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो त्रिक नियम का प्रतिपादन डोबेराइनर ने किया था। ठीक है, लिथियम नाइट्रोजन से सीधे संयोग करके नाइट्राइड बनता है। लिथियम का यह गुण किस तत्व से मिलता है। राइट आंसर होगा मैग्नीशियम से मिलता है। लिथियम का यह गुण जो है मैग्नीशियम से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक गुणों में से मेंडलीफ ने किन तत्वों द्वारा बनाए गए यौगिक पर ध्यान केंद्रित किया है। राइट आंसर होगा हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन। आगे देखिएगा दोस्तों, पहले हम ऊपर की ओर चलते हैं, उसके बाद हम कुछ पॉइंट दिया गया उसको भी हम देख लेंगे। ठीक है, तथा मेंडलीफ ने तत्वों को उसके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम तथा रासायनिक गुणधर्म के आधार पर वर्गीकृत किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेंडलीफ के अनुसार तत्वों का गुण किसके आवर्ती फलन होते हैं। मेंडलीफ के अनुसार तत्वों के गुण किसके आवर्ती फलन होते हैं। राइट आंसर होगा परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं, परमाणु द्रव्यमान का। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु संख्याओं के आधार पर किसने तत्वों को वर्गीकृत किया। राइट आंसर होगा मोसले ने। परमाणु संख्या के आधार पर जो है मोसले ने तत्वों को वर्गीकृत किया था। आगे बढ़ते हैं, किस आवर्त में तत्वों की संख्या न्यूनतम है। राइट आंसर होगा प्रथम आवर्त में। प्रथम आवर्त में केवल 2 तत्व है, हाइड्रोजन और हीलियम। किसी परमाणु के बाह्यतम कोश
और उसके नाभिक से केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? राइट आंसर होगा परमाणु का त्रिज्या कहते हैं। किसी वर्ग के तत्वों के लिए किस वर्ग के तत्वों के लिए आवर्त सारणी में कोई स्थान नहीं छोड़ा गया है? राइट आंसर होगा उत्कृष्ट गैसें। ठीक है, उत्कृष्ट गैसें जिसे शून्य वर्ग के लिए। धात्विक अधात्विक तत्वों के मध्य धात्विक तथा अधात्विक तत्वों के मध्य किन तत्वों को रखा गया है? राइट आंसर होगा संक्रमण तत्व को रखा गया है। ठीक है, आवर्त सारणी का समूह 2 का ए, ठीक है, 2 का ए सामूहिक रूप से क्या कहलाता है? तो 2 का ए जो है सामूहिक रूप से क्षारीय मृदा धातु कहते हैं, क्षारीय मृदा धातु। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे देख कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देगा दोस्तों, है ना, ये बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आप खुद इसको देखिएगा दोस्तों, बेहतर होगा। ठीक है, मेरे बताने से जो है इतना काम नहीं चल पाएगा, इसलिए अब इसको आप खुद ही देखिएगा, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको बढ़िया से जो है देखिए, गौर से देखिए, इससे बहुत ज्यादा ही क्वेश्चन उठता है, तो आप इसको जरूर से जरूर देखिएगा और बढ़िया से देखिए। जैसे में आपको 1-2 क्वेश्चन हम बता देते हैं। जैसे जो परमाणु त्रिज्या है दोस्तों, आवर्त सारणी में बाएं से दाईं ओर जाता है तो इसका जो है क्या होता है, गुण जो है मतलब घट जाता है। ठीक है, बाएं से दाईं ओर जाने पर घटता है, जबकि वर्ग में ऊपर से नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इस तरह से जो है सभी के सभी जो है पढ़ लीजिएगा, बढ़िया से याद कर लीजिएगा। तो आशा करते हैं स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। ठीक है, तो इसको पढ़ लीजिएगा। हम आगे की ओर बढ़ते दोस्तों। आगे तो आवर्त सारणी आ गया दोस्तों। ठीक है, इसको भी आप देख लीजिएगा, आवर्त सारणी है, इसको इच्छा है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आवर्त सारणी को। ठीक है, तो यहाँ पर चैप्टर को हम समाप्त करते हैं दोस्तों। इसके बाद आप देख रहे हैं धातु और उपधातु का और मिश्रित धातु के बारे में बताया गया है। तो हम यहाँ तक चैप्टर को पहले समाप्त करते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो और वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों।